अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 का यूनिट नंबर 16। इसका नाम है थ्योरम रिलेटेड विद एरिया, यानी एरिया के हवाले से ये चैप्टर है और इसकी हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 11। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ट्रू फॉल्स का है। ट्रू फॉल्स पेपर्स में नहीं आते, इसलिए मैं ट्रू फॉल्स नहीं करवा रही। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग। टोटल 4 पार्ट दिए हुए हैं और कहा है कि इसका एरिया निकालो। एरिया क्या होता है, यानी कि जो जिस जगह पे उसने पूरा कवर किया हुआ है वो सारा इलाका एरिया में आता है। तो देखें, ये आपके पास रेक्टेंगल है। फर्स्ट पार्ट को देखें, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होती है, जिसमें चारों लेंथ्स बराबर नहीं होते, दो लेंथ्स बराबर होते हैं। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जहाँ पे जो आपके पास रेक्टेंगल दी हुई होती है, क्योंकि लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होते, तो एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके एरिया निकलेगा। यहाँ मैं लिख लेती हूँ, जो एरिया है वो किससे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ हमारे पास क्या है, वो है 6 मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास क्या है, वो है 3। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ भी सेंटीमीटर था, इसके साथ भी सेंटीमीटर था। तो 6 सेंटीमीटर, यहाँ cm भी आप लिख लो अगर लिखना चाहो। 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये एरिया है इस रेक्टेंगल का। एरिया यानी कि लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एरिया निकल आता है। ठीक है। इसी तरह पार्ट 2 को देखें, ये यहाँ जो है ये स्क्वायर है। स्क्वायर वो होते हैं जिसमें चारों साइड्स बराबर होते हैं। रेक्टेंगल जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं, और स्क्वायर डब्बा, जैसे डब्बे में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। एक डब्बा देखो जो बिल्कुल स्क्वायर की शक्ल का हो, यानी जिसके चारों साइड्स इक्वल हो, तो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ये इसको भी डब्बा कह सकते हैं। बहुत सारे डब्बे इस तरह के भी होते हैं जो रेक्टेंगल की शक्ल में होते हैं, जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। ऐसा होता है ना। तो ऐसा भी होता है कि विड्थ ज़्यादा हो और लेंथ कम हो। डब्बा किसी शक्ल में भी हो सकता है। जहाँ पे लेंथ और विड्थ इक्वल ना हो तो वो हमारी रेक्टेंगल होती है, और जिसमें लेंथ और विड्थ इक्वल हो, चारों साइड्स इक्वल हो, तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर है, तो उसने दूसरी लेंथ नहीं दी। ऑटोमेटिकली हमें पता है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है। तो जब हम स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो एरिया यहाँ भी क्या होना चाहिए, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ को मल्टीप्लाई करो विड्थ से, तो वो 4 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो एरिया जो स्क्वायर का बनता है वो बनता है ए स्क्वायर। ए बी सी आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने वैसे ही नाम दे दिया। जैसे यहाँ एल लेंथ से और विड्थ डब्ल्यू से मैंने डिनोट किया है, तो यहाँ ए स्क्वायर मैंने क्या कहा है, एरिया का स्क्वायर, यानी कि जो लेंथ दी हुई है उसका स्क्वायर। 4 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, या 4 का ही स्क्वायर ले लो, तो हमारे पास ये जो स्क्वायर बना हुआ है, ये जो डब्बा बना हुआ है, इसका एरिया निकल आएगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय ए, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ और विड्थ क्योंकि सेम है, इसलिए मैंने ए कह दिया है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का। इसी तरह थर्ड पार्ट को देखें कि ये हमारे पास रेक्टेंगल ही दी हुई है। यहाँ ये 2 साइड्स इक्वल हैं और ये 2 साइड्स इक्वल हैं। तो इसमें उसने हमें ये जो लेंथ दी है वो 8 सेंटीमीटर है, और ये जो ये वाली जगह दी हुई है उसने यहाँ एक लाइन लगा दी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 4 सेंटीमीटर है। तो एरिया का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो 8 को किस से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 के साथ। 8 4 ज़ार क्या हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा पार्ट 3 का। यानी लेंथ को मल्टीप्लाई करो विड्थ के साथ, तो जस्ट आपका एरिया निकल आता है। अब यहाँ फोर्थ पार्ट में देखें, ये एक ये एक ट्राइएंगल दी हुई है।
ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें 3 साइड्स हों उसको ट्रायंगल कहते हैं। अब तक हमने जितने देखे हैं इनमें 4 साइड्स थे, ऐसे ही थे ना 4 साइड्स, लेकिन 4th पार्ट जो है वो ट्रायंगल बनी हुई है। ट्रायंगल के लिए जिसमें 4 साइड्स हों, जैसे हमने ये 3 पार्ट किए हैं, उसमें हमने जो एरिया निकालना होता है लेंथ को विड्थ से जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। लेकिन 4th पार्ट में ट्रायंगल है तो इसका जो एरिया का फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज है, वो है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यहाँ भी लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ट्रायंगल है इसलिए 1/2 से भी मल्टीप्लाई करना है, ये आप दिमाग में बिठा लें। तो लेंथ हमारे पास क्या है? वो 10 सेंटीमीटर है। 1/2 लेंथ हमारे पास 10 है और विड्थ हमारे पास क्या है? 16 है। 2 को आप 10 से काट दो, यहाँ 5 बनेगा। 16 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 18 cm स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4 पार्ट हैं, एरिया आपने निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द फॉलोइंग। 4 पार्ट दिए हुए हैं, 4 डेफिनेशंस हैं और इन डेफिनेशंस को आपने समझना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? बगैर समझे डेफिनेशंस को रट्टा लगा लेते हैं और जब पेपर देने जाते हैं तो वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत मुलत सारा लिख लेते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। अगर आप डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट लेके, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप उसको याद करोगे, मेमोराइज करोगे, तो तब वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। मैंने जो 4 डेफिनेशंस लिखी हैं, यानी 4 डेफिनेशंस की जो हेडिंग्स लिखी हैं, डेफिनेशंस तो नहीं लिखी, जो हेडिंग लिखी हैं ये इसलिए लिखी हैं ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट दे सकूं। याद आपने खुद करना है, मैं आपको याद नहीं करवा रही, ना ही मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, आप वहाँ से देख लें। मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ ताकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप बुक में से जब पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है एरिया ऑफ फिगर, यानी किसी फिगर का, वो फिगर स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, ट्रायंगल हो सकती है, हेक्सागोन हो सकती है, यानी कोई भी जो फिगर है उस फिगर का एरिया क्या होता है। देखें, हम अक्सर कहीं पे जाते हैं तो कहते हैं ये कितने एरिया पे मुश्तमिल है। इसका क्या मतलब होता है? यानी इसने कितनी जगह कवर की। हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं और कहते हैं कि इसका एरिया क्या है, ये कितने एरिया पे मुश्तमिल है। तो इसका मतलब होता है इसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, घेरा हुआ है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ फिगर क्या होगा? रीजन, यानी वो जगह जो उसने, यानी इससे हमें ये पता चला एरिया ऑफ फिगर जो है वो रीजन है जो कवर हुआ है किससे? बाउंड्री लाइंस। अब बाउंड्री लाइंस क्या होती हैं? हम देखते हैं कि हम अगर मैच देखते हैं तो वहाँ वो कहते हैं कि बॉल ने बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है। वहाँ एक लाइन लगी हुई होती है ना, एक लाइन लगी हुई होती है और बॉल जाके उस लाइन से टच होती है और हम कहते हैं उसने बाउंड्री को टच किया है, चौका लग जाता है। तो इसी तरह कोई भी ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, सॉरी ये एक स्क्वायर है, या ये एक रेक्टेंगल है, या ये एक ट्रायंगल है, तो ये सारे जो हैं अब इनका एरिया क्या होगा? रीजन, ऐसा रीजन जिसके ये जो बाउंड्री है, ये देखें, ये एक बाउंड्री हो गई, ये दूसरी बाउंड्री हो गई, ये तीसरी बाउंड्री हो गई और ये चौथी बाउंड्री हो गई। वो जो बाउंड्री है उसके अंदर वाला जो रीजन है, जो जगह है, जो इलाका है, वो सारा क्या होगा? वो एरिया में आएगा। अब इसकी डेफिनेशन आपने खुद याद करनी है। पार्ट 2 को देखें, ट्राइएंगुलर रीजन। अब ट्राइएंगुलर रीजन क्या होता है? ट्राइएंगुलर, पता चल रहा है कि ये ट्राइएंगल से निकला है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है वो ये कह रहा है
کہ یہ ایک ٹرائی اینگل ہے. ٹرائی اینگولر ریجن وہ ہوگا, ایک تو اس کے اندر والا علاقہ ہے, وہ تو ہمیں سمجھ آ گئی, ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو اندر والا علاقہ ہے یہ ٹرائی اینگل کے اندر ہے. لیکن جو یہ لائن ہے, یہ جو باؤنڈری لائن ہے, یہ جو باؤنڈری لائن ہے, یہ اور یہ اندر والا علاقہ, ان دونوں کا جو یونین ہوگا وہ ہمارا کیا ہوگا, ٹرائی اینگولر ریجن. اس کا مطلب ایسے ہے کہ جیسے کوئی اپنا گھر بناتا ہے, کوئی اپنا گھر بناتا ہے, جب وہ دیوار کھڑی کرتا ہے تو وہ جو دیوار ہے, اب جو دیوار کے اندر والا علاقہ ہے, دیوار کے اندر والا علاقہ ہے یعنی کہ اس کا گھر, وہ تو اس کا مالک ہے, لیکن جو دیواریں اس نے ڈلوائی ہیں وہ بھی ان دیواروں کا بھی کیا ہے, مالک ہے. ٹھیک ہے نا, بات سمجھ آئی. تو یونین کا ہوگا ان باؤنڈری لائنز اور یونین کیا ہوگا, انٹیریئر. یعنی انٹیریئر اس کے باؤنڈری کے اندر والا علاقہ اور یہ باؤنڈریز اور ان کا اگر آپ یونین لو, یونین کیا ہوتا ہے, یعنی سارا ملا ہوا, باؤنڈریز بھی اس میں ایڈ ہوں گی اور اندر والا سارا علاقہ بھی ایڈ ہوگا. تو ان دونوں کو لو تو وہ کیا بنتا ہے, ٹرائی اینگولر ریجن. ٹرائی اینگولر ریجن میں ٹرائی اینگل کا انٹیریئر بھی آئے گا اور ٹرائی اینگل کی جو باؤنڈریز ہیں وہ بھی شامل ہوں گی. جیسے میں نے گھر کی مثال دی, دیواریں بھی, اس دیواروں کا مالک بھی وہی شخص ہوگا اور دیواروں کے اندر جو گھر بنا ہوا ہے وہ اس کا بھی مالک ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح تھرڈ پارٹ ہے ریکٹینگولر ریجن. جیسے ٹرائی اینگولر ریجن ہے ویسے ہی ریکٹینگولر ریجن ہے. یہ بھی بہت آسان ہے. ریکٹینگولر کس سے نکلا ہے, ریکٹینگل سے. اب ریکٹینگولر ریجن کیا ہوگا, یعنی انٹیریئر اس کے اندر والا سارا حصہ اور یہ جو باؤنڈریز ہیں یہ یونین کن کا ہوگا, انٹیریئر کا, یعنی جو ریکٹینگل کے اندر ہے انٹیریئر وہ, اور ساتھ کیا ہوں گے, باؤنڈریز یعنی دیواریں اور گھر کو ملاؤ تو وہ کون سا ریجن بنتا ہے, ریکٹینگولر ریجن بنتا ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی. جو فورتھ پارٹ ہے وہ ہے آلٹیٹیوڈ اور ہائٹ آف اے ٹرائنگل. آلٹیٹیوڈ اور ہائٹ سیم بات ہے, یا پرپینڈیکولر بھی آپ کہہ سکتے ہو. اب ٹرائی اینگل کی, یہ ایک ٹرائی اینگل ہے. اب یہ جو آلٹیٹیوڈ ہوگا, یعنی اگر ہم اس طرح کی بنائیں, یہ جو ہے, یا اس کو بھی آپ لے سکتے ہو, یہ جو ہے یہ پرپینڈیکولر. اب یہ جو لائن ہے اس کو ہم کیا کہیں گے, یہ ایک ٹرائی اینگل کی آلٹیٹیوڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہائٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی. ہائٹ کو, ایک ٹرائی اینگل کی ہائٹ یا آلٹیٹیوڈ کو, یہ لائن جو ہے وہ اس ٹرائی اینگل کی آلٹیٹیوڈ یا ہائٹ ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی. تو کوسچن نمبر 3 کے ٹوٹل 4 ڈیفینیشن سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے, اور اگر تھوڑی سی بھی آپ کی انگلش اچھی ہے تو آپ اس کو اپنے الفاظوں میں لکھ سکو. تو ریویو ایکسرسائز 16 میں ٹوٹل 2 ہی کویسچن تھے. جو فرسٹ کویسچن تھا وہ ٹرو فالس کا تھا, وہ میں نے نہیں کروایا. باقی دونوں کویسچن میں نے آپ کو کروا دی ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی کنفیوژن ہو, کوئی مسئلہ ہو, کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نیچے کومنٹ میں پوچھنا. میں انشاءاللہ کومنٹ باکس میں اس کا جواب دے دوں گی یا نیکسٹ لیکچر میں آپ کو سمجھا دوں گی. تو امید ہے آج کے لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں. تو پھر ملتے ہیں نئے لیکچر کے ساتھ. اللہ حافظ.